इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज का आपका टॉपिक है इसमें ड्यूटीज़ ऑफ बेली। इससे पहले जो आपका टॉपिक हो चुका है वो था बेलमेंट और एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट, जिनके बारे में हम वीडियो क्लास में बता चुके हैं। आज हम फिलहाल तो बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ बेली की, कि जब भी कोई गुड्स बेली को दी जाती हैं तो यहाँ पर बेली की क्या ड्यूटीज़ एराइज होती हैं, जिनमें सबसे पहली ड्यूटी होती है उसकी ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड। इसका मतलब यह है कि जो बेली होता है उसको जो भी गुड्स दिए गए हैं बेलमेंट में, उसकी पहली ड्यूटी यहाँ पर यह बनती है कि वो उन गुड्स की रीजनेबल केयर रखे। इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। सपोज करो ए है, वो एक बेलर की पोजीशन में है, उसको यहाँ पर उसके पास में एक बुक है और यहाँ पर उस बुक को बी को दिया गया था। बी यहाँ पर कौन है? बेली है। यहाँ पर बुक जो बेली है उसको क्यों दिया गया था, क्या पर्पस था? रीडिंग करने के पर्पस से दिया गया था। चलिए ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं ड्यूटी के बारे में कि इस बी की क्या ड्यूटी बनेगी उस बुक को लेकर। यहाँ पर बी के ऊपर यह ऑब्लिगेशन होगा कि वह उस बुक को संभाल कर रखे, उसकी रीजनेबल केयर रखे। लेकिन रीजनेबल केयर भी वो कितनी रखेगा? भाई रीजनेबल केयर रखने का मतलब यह है कि जितनी एक ऑर्डिनरी पर्सन रखता है वहाँ तक उसको उस बी को उस बुक की रीजनेबल केयर रखनी होगी। यही वाली बात यहाँ पर बेलमेंट में सेक्शन 151 में बताई गई है। चलिए ठीक है, इसके साथ हम एक क्वेश्चन अराइज करते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है, सपोज करो बी ने अपनी तरफ से उस बुक को रखने में रीजनेबल केयर रखी है, अचानक से वहाँ पर आग लग जाती है और वह बुक डिस्ट्रॉय हो जाती है। साफ मैंने पहले ही कहा था कि बी ने अपनी तरफ से रीजनेबल केयर रखी थी बुक को सही रखने में, अचानक से आग लग गई जिसमें बी की कोई गलती नहीं थी और बुक खराब हो गई, बुक जल गई। तब यहाँ पर क्या बी लायबल माना जाएगा? इसका आंसर होगा कि नहीं, बी यहाँ पर लायबल नहीं माना जाएगा। क्यों लायबल नहीं माना जाएगा? और इस बात का आंसर आपको दिया गया है सेक्शन 152 में, जिसकी लैंग्वेज देखिए, साफ इसमें लिख रहा है वो इसलिए लायबल नहीं माना जाएगा बिकॉज ही हैज़ टेकन द अमाउंट ऑफ द केयर ऑफ इट डिस्क्राइब इन सेक्शन 151, क्योंकि उसने उस बुक को रखने में रीजनेबल केयर बरती थी। इसलिए यहाँ पर अगर बुक में एक्सीडेंटल फायर लग भी गई है तो वह जो बी है यानी कि जो बेली है, अब वो यहाँ पर लायबल नहीं माना जाएगा। यहाँ पर आपका पहला जो इसकी ड्यूटी होती है बेली की वो कंप्लीट हो जाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा, इसमें आपकी नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज़ ऑफ द गुड्स बेल्ड। इसका मतलब बहुत सिंपल समझिएगा, जब बेली को कोई गुड्स दिया जाता है तो यहाँ पर बेली की यह ड्यूटी बनती है कि जिस पर्पस को पूरा करने के लिए उसे गुड्स दिया गया है वो वहीं तक ही उसका यूज़ करे। और सिंपल समझिए, एक एग्जांपल बताती हूँ इसमें। सपोज हो जैसे कि ए था, बेलर है, उसके पास में एक हॉर्स था, ठीक है। उसने वह हॉर्स बी को दिया है, बी की पोजीशन क्या है? बेली की है। यहाँ पर उसने वह हॉर्स बी को क्यों दिया था? उसका पर्पस क्या था? पर्पस यह था कि ओनली फॉर राइडिंग। उसने बी को कहा था आप इसको राइडिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ए ने क्लियर कर दिया था अपना पर्पस कि ओनली फॉर राइडिंग के लिए ही वो दे रहा था। लेकिन बी ने क्या करा? बी ने उसको अपने पास जो बी के कैरिज थी उस हॉर्स को बी ने उसमें यूज़ कर लिया था। साफ पता चल रहा था कि जिस पर्पस को पूरा करने के लिए उसे ऑथराइज किया गया था बी को, यहाँ पर बी ने उस पर्पस को तो फुलफिल किया ही, उसके साथ ही उसका अनऑथराइज यूज़ करा है, उसने उसको अपने कैरिज में यूज़ कर लिया था। इसलिए अब यहाँ पर ए के पास क्या रेमेडी होगी? ए के पास यहाँ पर यह रेमेडी होगी कि ए इस बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का राइट रखेगा। इसी बात के बारे में आपको सेक्शन 153 में बताया गया है। मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ यहाँ पर इसमें, जैसे कि ए है, उसके पास वही हॉर्स है, उसने बी को दिया है। यहाँ पर उसने जब बी को दिया था राइडिंग करने के पर्पज से दिया है। यहाँ पर उसने बी से कह दिया था कि यहाँ पर केवल ओनली टू ओनली बी ही उस हॉर्स पर राइडिंग करने का राइट रखेगा, ठीक है। बेलर ने क्या कहा है बी से कि ओनली बी को राइट है कि वो इस पर राइडिंग करेगा। यहाँ पर बी ने इस हॉर्स को अपना जो भाई था बी का सी, उसको ये राइट दे दिया कि तुम भी इस पर राइडिंग कर सकती हो। सी जब राइडिंग कर रहा था उस समय वो हॉर्स गिर गया और इंजर्ड हो गया। अब यहाँ पर बी की क्या लाइबिलिटी बनेगी? क्यों बी की लाइबिलिटी बनेगी? इसलिए बनेगी बी की लाइबिलिटी क्योंकि उसने उस हॉर्स का अनऑथराइज यूज़ किया है। इसी बारे में सेक्शन 154 में बताया गया है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि बी की लाइबिलिटी क्या बनेगी?
बी यहाँ पर लायबल माना जाएगा और वो यहाँ पर ए को कंपनसेट करने के लिए लायबल माना जाएगा। आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट अराइज होता है ड्यूटी नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड विथ हिज ओन गुड्स। पहले लैंग्वेज समझिए, ये ड्यूटी क्या बता रही है। यहाँ पर यह ड्यूटी बी के ऊपर यानी बेली के ऊपर यह बता रही है कि जो बेली होता है उसे कभी भी बेलर के द्वारा दिया गया जो गुड्स है उस गुड्स को बेली को अपने गुड्स के साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी बता रहा है। चलिए ठीक है, इस बारे में सेक्शन 155, 155, 156 और 157 में बताया गया है। इस ड्यूटी से रिलेटेड ये सेक्शन है। चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। यहाँ पर यह तो कहा गया है कि जो बेलर है, जो बेलर के गुड्स हैं उनको बेली मिक्स नहीं करेगा अपने गुड्स के साथ में। चलिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये अराइज ये होता है कि अगर बेली अपने गुड्स के साथ में बेलर के गुड्स को मिक्स करता है और वो ऐसा बेलर की ही सहमति से करता है तब, इसी बारे में सेक्शन 155 में बताया गया है। मैं इसे एक एग्जाम्पल से और क्लियर करती हूँ। सपोज करो ए है बेलर, उसके पास में चावल है, 1 किलो चावल वह बी को देता है रखने के लिए। बी के पास में पहले से ही 2 किलो चावल थे अपने। अब बी क्या करता है, जो ए बेलर ने उसको चावल दिए थे वह उन चावलों को अपने चावल के साथ में मिला देता है। लेकिन यहाँ पर बेली ने ऐसा बेलर की कंसेंट, बेलर की सहमति से किया है, तब यहाँ पर उसका रिजल्ट क्या होगा, इसी बात को आप देखें। सेक्शन 155 में इसका आंसर दे रखा है, बेलर एंड बेली शैल हैव एन इंटरेस्ट इन प्रपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव शेयर। क्लियर हो गई बात यहाँ पर आपको। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पूछते हैं। अच्छा, अभी हम ड्यूटी पर आते हैं फिर से कि ड्यूटी क्या थी बेलर की, बेली की ड्यूटी क्या थी कि बेली को बेलर के गुड्स के साथ में अपने गुड्स मिक्स नहीं करने चाहिए। अगर बेली ऐसा करता है और जो गुड्स बेली ने अब मिक्स करे हैं अपने गुड्स के साथ में, वो उसने बेलर की कंसेंट के बिना किए हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अब जो हम समझाने जा रहे हैं उसमें कि बेली ने सामान मिक्स कर दिया है, लेकिन ऐसा उसने अब की बार बेलर की सहमति लेकर नहीं किया है, तब क्या होगा। अब इसे समझिए एग्जाम्पल से। सपोज करिए ए है, उसके पास में 100 बेल्स ऑफ कॉटन है। मैं फिर से बता दूं, ए बेलर है, उसने 100 बेल्स ऑफ कॉटन जो थी वो बी को दी थी। लेकिन जिस वक्त ए बेलर 100 बेल्स ऑफ कॉटन बी को दे रहा है, उस वक्त उसने जो बेलर है उन कॉटन्स के जो कार्टून्स थे उनके ऊपर स्पेशल मार्क लगा दिया था ताकि उन कार्टून्स की पहचान हो सके। अब यहाँ पर बी ने, जो बेली था, उसने क्या करा, उसके पास पहले से ही अदर्स बेल्स ऑफ कॉटन्स थे तो उसमें उसने मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया होगा जब मैंने शुरू में बताया था अभी कि इसमें यहाँ पर ए जो बेलर था उसने स्पेशल मार्क लगा दिया था उसमें अपने कॉटन्स में। अब यहाँ पर हम सेपरेट आसानी के संग कर सकते थे। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसी बात के बारे में सेक्शन 156 में बताया गया है। इसमें अब दो बातें ध्यान रखेंगे। पहला ये है कि जो बेली ने सामान, जो गुड्स बेली ने मिक्स किया था, यहाँ पर बेली का यह काम उसने बेलर की कंसेंट के बिना किया था। और दूसरा यह है कि जिन गुड्स को बेली ने मिक्स किया था अपने गुड्स के साथ में, वो सेपरेटेबल थे, मतलब उनको अलग किया जा सकता था, क्योंकि एग्जाम्पल में बताया था मैंने, क्योंकि उन पर स्पेशल मार्क लग रहा था, इस वजह से। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर यह अराइज होता है कि इसका रिजल्ट अब यहाँ पर क्या होगा सेक्शन 156 का। इसका आंसर भी आपको 156 में ही दे रखा गया है। बेली इज बाउंड टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन एंड एनी डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम द मिक्सचर, कि यहाँ पर बेली जो है वो लायबल माना जाएगा कि जब सेपरेशन किया जा रहा है, जब उन गुड्स को अलग किया जा रहा है, तो उनको सेपरेट करने में जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन सभी एक्सपेंसेस को बेली के द्वारा ही वहन किया जाएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं, यह रिलेट करेगा सेक्शन 157 से। इसको और ध्यान समझिएगा। ए है, बेलर की पोजीशन में है, उसने बी को आटा, जिसे हम FLOUR फ्लोर भी कहते हैं, आटा रखने के लिए दिया था। ए के द्वारा यानी बेलर के द्वारा जो गुड्स यहाँ पर अब बी को दिए गए हैं, फ्लोर FLOUR, उसकी कीमत थी 65 रुपीज़। उसकी कीमत 65 रुपये किलो वाला आटा उन्होंने
बी को रखने को दिया था। बी ने क्या करा, बेली ने, उसके पास पहले से ही जो FLOUR फ्लोर आटा मौजूद था उसमें उसने ए के द्वारा दिए गए गुड्स को मिला दिया। एक बात और बता दूं, ए के द्वारा जो गुड्स दिया गया था यहाँ पर उसकी कीमत थी 65 रुपीज़, जबकि जो बेली के पास गुड्स था ये वाला उसकी कीमत थी 40 रुपीज़। अब हमें समझ में आ रहा है कि उसने जो सामान मिलाया है, जो उसने FLOUR फ्लोर मिलाया है, ऑफकोर्सली आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तीसरे वाले एग्जाम्पल में मैं क्या समझा रही हूँ आपको। और एक बात और, यहाँ पर ऐसा उसने बेली ने बेलर की कंसेंट से नहीं किया है। तो इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर कोई काम जब गुड्स मिलाए गए हैं उसने बेलर की कंसेंट से नहीं मिलाए हैं और वो गुड्स जो उसने अपने गुड्स के संग मिक्सअप कर दिए हैं वो सेपरेट भी नहीं हो सकते हैं, तब ऐसे में रिजल्ट क्या होगा। इसका आंसर 157 में दे रखा गया है। इसका रिजल्ट होगा द बेलर इज एंटाइटल्ड टू बी कंपनसेटेड बाय द बेली फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स, कि यहाँ पर जो बी है, जो बेली है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि वो बेलर को कंपनसेट करे। इसकी नेक्स्ट ड्यूटी बनती है बेली की, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस। ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, जब मैंने इसके एसेंशियल्स बताए थे तो उसमें भी इस पॉइंट को मैंने क्लियर करा था। एक था ये वाला पॉइंट, उसमें रिटर्न वाला ही था, आप देखिएगा उसे। बहुत सिंपल पॉइंट है ये कि भाई जब बेली को गुड्स दिए गए हैं, जिस पर्पस के लिए दिए गए हैं या फिर जिस टाइम पीरियड के लिए दिए गए हैं, अगर वो पर्पस या वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो ऑफकोर्सली बेली की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स वापस वो बेलर को कर दे। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर बेली ऐसा नहीं करता है तब क्या होगा, इसी बारे में आपको इसमें बताया गया है। देखिएगा आप, इसमें सेक्शन आपको मिलेगा शायद इसमें 160 से लेकर 161, इसी से रिलेट करते हैं ये सेक्शन। इसमें मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि ए है, वो एक बेलर है, उसके पास एक बुक थी, वो बुक उसने बेली जो बी है उसको 1 महीने के लिए दी थी फॉर रीडिंग करने के पर्पज़ से। अब यहाँ पर इसमें जो बेली है बी, उसने उस बुक को रीड कर लिया, पर्पस पूरा हो गया, टाइम पीरियड 1 मंथ का था वो भी कंप्लीट हो गया, लेकिन उसने बुक को वापस ए को रिटर्न नहीं किया है। अब क्या होगा, इसका आंसर आपको मिलेगा सेक्शन 161 में। क्या दे रखा गया है, ही इज़ रेस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉयशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डेड टाइम। यहाँ पर जो बी होगा, बेली होगा, वो पूरी तरह से लाइबल माना जाएगा उस टाइम पीरियड से। अगर उस बुक को कोई भी लॉस होता है या डिस्ट्रक्शन होता है तो उसके लिए अब यहाँ पर बेली को लाइबल माना जाए। लास्ट एसेंशियल इसका बनता है इसमें अब, ड्यूटी टू डिलीवर टू द बेलर इंक्रीज और प्रॉफिट ऑन द गुड्स बिल्ड। इसके बारे में सेक्शन 163 को देखिएगा आप। इसमें ये बहुत सिंपल है, मैं एग्जाम्पल से और बताती हूँ इसे आपको। सपोज करो ए है, वो एक बेलर है, उसके पास एक COW, उसके पास एक गाय है। वो गाय उसने बेली को दी थी फॉर टेक केयर करने के लिए, पर्पस क्लियर था यहाँ पर। उस गाय के काफ CALF, जिसे हम बछड़ा कहते हैं गाय का, वो हुआ है। अब यहाँ पर जब बी को वापस करने का टाइम आया है बेलर को, तब यहाँ पर वह उस काऊ के साथ में उस काफ को भी उसे रिटर्न करेगा। और इसी बारे में आपको 163 में लिखा भी गया है, द बेली इज़ बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर एनी इंक्रीज और प्रॉफिट विच में एक्यूट फ्रॉम द गुड्स बिल्ड, कि यहाँ पर यह बेली की ड्यूटी बनती है कि जो भी गुड्स उसको दिया गया है, अगर उस गुड्स में कोई भी इंक्रीजमेंट होता है तो यहाँ पर ड्यूटी बनती है बेली की कि वह उस इंक्रीजमेंट, उस प्रॉफिट्स के साथ में उस गुड्स को वापस बेलर को लौटा दे। यहाँ पर आज आपकी जो ड्यूटीज़ ऑफ बेली है वो कंप्लीट हो जाता है।